नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। दिल्ली में आईएएस पति पत्नी को स्टेडियम के अंदर अपने पशु को टहलाना काफी महंगा पड़ गया। यहाँ आपको बता दें कि वो अपने पालतू पशु को टहलाने के लिए स्टेडियम को खाली कराने का मामला सामने आने के बाद दोनों का ट्रांसफर दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर दूर कर दिया गया है। दरअसल आईएएस अधिकारी संजीव खिरवार, उनका ट्रांसफर लद्दाख तो उनकी पत्नी रिंकू डुंगा को अरुणाचल प्रदेश भेज दिया गया। अब सोशल मीडिया पर इसे लेकर खूब चर्चा हो रही है। लोग गूगल पर सर्च करने लगे हैं कि अरुणाचल और लद्दाख के बीच दूरी कितनी है। दरअसल आईएएस दंपति को त्यागराज स्टेडियम में अपना जो पालतू पशु है उसे घुमाते हुए देखा गया था। ये जानकारी भी सामने आई थी, जहां पर तस्वीर साझा की गई थी और बताया गया कि सरकार के आईएएस अधिकारी ने इसके लिए खिलाड़ियों को बाहर भिजवा दिया, जिसके बाद वो खाली पड़े स्टेडियम में आराम से अपनी पत्नी के साथ अपने पालतू पशु को टहलाते हुए नजर आए। सोशल मीडिया पर भी ये चर्चाएं शुरू हो चुकी थी कि आखिर पति और पत्नी को ट्रांसफर कर कितनी दूर भेजा गया है। कोई गूगल पर यह सर्च कर रहा है कि दिल्ली से लद्दाख और अरुणाचल कितनी दूर है, तो वहीं कई जगहों पर कुछ लोग ये भी सर्च कर रहे हैं कि दोनों जगहों के बीच की दूरी शेयर करते हुए मैसेज कर रहे हैं। और इसके साथ साथ इतना ही नहीं, बल्कि आईएएस अधिकारी को सोशल मीडिया पर उनके स्वान को लेकर जो तस्वीर सामने आई थी उसको लेकर भी ट्रोल किया जा रहा है। और इसी बीच रुकेंगे बड़ी खबर के लिए। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत का मामला सामने आया है, जहां पर इसी मामले से जुड़ी एक खबर प्रयागराज से सामने आ रही है। आनंद गिरी की जमानत अर्जी पर सुनवाई आज होने जाएगी, जहां पर मुख्य आरोपी आनंद गिरी की अर्जी पर आज कोर्ट सुनवाई करेगा। शिकायतकर्ता के वकील ने कोर्ट से मोहलत मांगी थी और अब कोर्ट ने 27 मई को अर्जी पेश करने का आदेश दिया था, जिसके अनुसार आज इस मामले पर कार्रवाई की जाएगी। जहां आनंद गिरी पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप सामने आया था, जिस पर आज कार्रवाई होगी। इस दौरान सीबीआई भी महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत की जांच कर रही है। और रायबरेली से खबर सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री के निर्देश और स्वास्थ्य मंत्री के औचक निरीक्षण के बावजूद डॉक्टर अपनी घूसखोरी से बाज नहीं आ रहे हैं। आपको यहां बता दें कि हरचंदपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात एक महिला डॉक्टर दिव्या चौबे ने एक छेड़छाड़ और मारपीट से पीड़ित महिला से मेडिकल कराने के लिए 1000 रुपए की मांग की है। इसी का एक वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है और अब डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। डॉक्टर उसकी एक कंप्लेंट कर दीजिए। नहीं, हम कंप्लेन करे दे रहे हैं, हम आपको लिखित दिए दे रहे हैं। उसका नाम हम अभी पता कर रहे हैं, हम हरचंदपुर जा रहे हैं। लेकिन नहीं, वो नाम दिव्या चौबे है, मैंने से पता कर लिया है। अच्छा, तो ये मतलब आपके कहने भी बात काट रहे हैं क्या आपकी भी? नहीं, वो अभी फोन नहीं आया उनका, हमने पता लगाया है। वो भाई साहब ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ? आप हम जैसे हम तो है, चलो हमारा आदमी रहा, हम आपका फोन कर लिए, आम जनता कैसे क्या करिए? तो वही तो हमको कहे तो नहीं, इसलिए तो हम मांग रहे हैं। नहीं, वो हम आपको शिकायत लिखित दिए दे रहे हैं, लेकिन हम हरचंदपुर पहुंच रहे हैं और जो महिला है उनकी आप मेडिकल कराइए, हम हरचंदपुर खुद जा रहे हैं। तो वहाँ तो और कोई है ही नहीं ना, तो फिर कैसे होगा वहाँ मेडिकल? आप बताओ। अगर कल मारपीट की घटना, छेड़छाड़ की घटना कल की है, कल शाम को भी नहीं हो पाया मेडिकल और आज भी हो जाए। का है क्या है? हाँ, छेड़छाड़ है, छेड़छाड़ है, मारपीट है। नहीं, मारपीट का है। हाँ, मारपीट और छेड़छाड़ दोनों लिखा हुआ है। आप मारपीट वाला मेडिकल कराओ, हम पहुंचे थे। फिलहाल हम हरचंदपुर पहुंच रहे हैं। वहाँ दूसरे डॉक्टर होंगे, महिला डॉक्टर की बात। हम पहुंच रहे हैं ना, फिर आप बात मैं पहुंच के आपका फोन करूँ। वो तो लेडी डॉक्टर, उसकी एक कंप्लेंट कर दीजिए। नहीं, हम कंप्लेन कर। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायबरेली से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सड़क हादसे का एक मामला साफ देखा जा रहा है। आपको बता दें कि इस वीडियो में एक बाइक सवार को टक्कर मारने के बाद कार के अगले हिस्से में फंसी बाइक को 5 किलोमीटर तक घसीटा गया। इस बाइक में पेट्रोल भराने के बाद पेट्रोल पंप के बाहर बाइक चालक खड़ा होकर बात करने लगा, जिसके बाद यह हादसा हुआ है। पुलिस ने कार को अब कब्जे में लेकर कार चालक के खिलाफ कार्रवाई की है।
रायबरेली पुलिस ने शराब माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने इस दौरान जहरीली शराब से अंकुरित संपत्ति अर्जित करने वाले 2 सगे भाइयों की 50 लाख की संपत्ति को कुर्क कर लिया है। गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई के दौरान संपत्तियों पर पुलिस ने सील लगा दी और आपको बता दें कि सीओ के मुताबिक जिलाधिकारी के निर्देश पर अवैध शराब कारोबारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। ये दोनों ही मिल एरिया थाने में टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट में शामिल है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भारी पुलिस बल के साथ स्पीकर पे अनाउंस करते हुए इन दोनों ही अपराधियों की संपत्ति को कुर्क कर दिया गया है। मिल एरिया थाना के अंतर्गत अमावा में जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर गैंगस्टर के अभियुक्त नानू जायसवाल उर्फ प्रदीप जायसवाल उर्फ रवि जायसवाल पुत्र परमेश्वर दयाल इसके द्वारा अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति ये आरू प्लांट है, उसकी कुर्की की कार्रवाई की जा रही है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 50 लाख रुपए है। नानू जायसवाल मिलेरिया थाना क्षेत्र का टॉप 10 अपराधी है और इसका जो व्यवसाय रहा है वो अवैध अपमिश्रित शराब रहा है। इसके अंतर्गत ही कार्रवाई की जा रही है। तो मिलेरिया थाना के अंतर्गत अमावा। खबर बरेली से है, जहां किन्नर समाज की सोनम चिश्ती के धरने पर बैठे होने के बाद मामला और गर्माता जा रहा है। इसके बाद जोगिंदर सिंह पीछे गेट से भाग गए, जबकि योगी सरकार के दर्जा राज्य मंत्री गरीब जनता के लिए डीएम गेट पर ही जनता के साथ धरने पर बैठ गए हैं। आपको यहां बता दें कि सोनम चिश्ती धरने पर बैठ गई हैं और क्योंकि उनके घर तोड़ने की बात की जा रही है और इसी के विरोध में किन्नर समाज धरने पर बैठा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के दिए हुए जिम्मेदारी को निर्वहन करते हुए मेरे जीवन पे मैं 40 साल की हो गई, आज तक भी मेरे खिलाफ 151 का भी मुकदमा नहीं है और ना मेरा बेटा है ना बेटी। हम किन्नर समाज का परिवार, समाज ही हम लोग का परिवार है। हम लोग बधाई मांग के अपना जीवन यापन करते हैं। बच्चे शादी होते नेग लेकर धूप में गलियों में घूमते, माँ बहन से बधाई लेके। किसी तरह से हमारे किन्नर समाज ने कोई मुआवजा नहीं मिला, हमें नहीं दिया गया, नहीं सूचना दी गई। सारा सामान हमारा दबी जोड़ कर दिया, नल तोड़ दिया, कुछ रखा नहीं। हम जनता दरबार में योगी जी के गए थे, लेकिन तब तक हमारे मकान तक सूचना नहीं पहुंच पाई, तब तक हमारे मकानों को तोड़ दिया। जब योगी जी का आदेश है गरीब का मकान नहीं तोड़ा जाएगा, उनके आदेश के विला करते हुए बीसी जोगिंदर ने सारा मकान 100 मकानों को। अब आपकी क्या उनका कहना ये है कि हमने मुआवजा दिया है, आपका क्या कहना है? नहीं, कोई मुआवजा नहीं दिया, कोई मुआवजा नहीं दिया। हमें कहीं तो बताया, आखिर हम जाए कहाँ? क्या चाहते हैं अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जैसा कि योगी जी ने कहा था, चाहे वो गरीब सार्वजनिक जगह पे क्यों न बसा हो, उसका जब तक पुनः व्यवस्थापन न किया जाए तब तक उसको। और अब मामला रायबरेली से है, जहां पूरे ढकवा मंजरे अंबरा का एक मामला है गांव का, जहां पर युवक का प्रेम प्रसंग अपने ही गांव की लड़की के साथ चल रहा था। आपको बता दें कि रात में युवक प्रेमिका के घर उससे मिलने पहुंचा और लड़की के छोटे भाई पर प्रेमी ने तमंचा लगा दिया। उसके बाद लड़की को लेकर वो ऊपर छत पर गया, जहां दोनों में काफी कहासुनी हुई। इसके बाद जाकर ही प्रेमी नरेंद्र ने लड़की के सिर पर तमंचे के बट से हमला कर दिया। हमला करने के बाद ये प्रेमी नरेंद्र वहां से भाग निकला और घायल लड़की को फौरन अस्पताल ले जाया गया। फरार प्रेमी की तलाश फिलहाल की जा रही है। तो वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरदोई में शासन द्वारा मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत एक दिन के लिए प्रशासन बेटियों के नाम कर रहा है और इसके दौरान बेटियों को पद संभालने की जिम्मेदारी दी जा रही है। आपको बता दें कि कॉलेज की छात्राएं एक दिन के लिए एसपी और एएसपी बनी हैं और उन्होंने जनता के दुख दर्द को जाना। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची है, छात्रा है ये, और यहाँ पर वो एक पदस्थ अधिकारी की कुर्सी पर बैठी है और जनता की समस्या सुन रही है और किस तरीके से कामकाज किया जाता है उसके बारे में भी विचार विमर्श इस दौरान किए जा रहे हैं। उसके साथ एक अधिकारी भी बैठे हैं और यहाँ पर जनता के सामने बैठकर ये छात्रा उनकी समस्याएं सुन रही है और उनके निस्तारण के लिए भी संबंधित आदेश दिए जा रहे हैं। आज हमारे पास कई सारी दिक्कतें आई, जैसे
डोमेस्टिक वायलेंस की आई अभी कंप्लेंट्स, और हमारे पास ऐसे फ़ोन चोरी होने की कंप्लेंट्स आई और कई सारी कंप्लेंट्स भी आई। तो उसके लिए हमने जो उचित था, जो भी स्टेप था वो हमने लिया, एंड आगे जाके जो भी सही होगा वही हम करेंगे। हम जस्टिस को सपोर्ट करेंगे एंड आगे अभी तक तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है हमारा पुलिस के साथ, एंड हमें हमारे मतलब पुलिस के व्यूज़ बहुत अच्छे हैं, एंड कमिंग जनरेशन हम आगे और मतलब पुलिस के साथ इंटरेक्शन अच्छा करना चाहते हैं ताकि जनपद हरदोई में जैसा पुलिस का मिशन शक्ति कार्यक्रम काफ़ी समय से चल रहा है, उसी क्रम में मेरे द्वारा निर्देशित किया गया कि जनपद के जो प्रतिष्ठित स्कूल हैं वहाँ जो बच्चियाँ पढ़ रही हैं उनमें जो मेधावी छात्राएं हैं उनको भी एक अवसर दिया जाए। हम लोग और हमारी जो महिला कांस्टेबल्स हैं, महिला ऑफिसर्स हैं, वो तो स्कूलों में जाती हैं और जागरूक करती हैं, किंतु इनको अवसर दिया जाए ताकि ये स्वयं से फर्स्ट हैंड जानकारी कर सकें कि पुलिस कैसे काम करती है, पुलिस की क्या परेशानियां हैं और पुलिस के समक्ष कैसे कैसे लोग प्रॉब्लम लेकर। अब भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री के उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड को प्रसिद्ध इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। ये उपन्यास हिंदी में रेत की समाधि के नाम से छपा था, जिसे अमेरिकन ट्रांसलेटर डेजी रैकवेल ने अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया और इसका नाम टॉम्ब ऑफ सैंड रखा गया। ये दुनिया की उन 13 किताबों में शामिल हो गई है जिन्हें इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला है, और जानकर आपको भी खुशी होगी कि यह पुरस्कार जीतने वाली पहली हिंदी भाषा की किताब है। गुरुवार को ही लंदन में गीतांजलि श्री को इस किताब के लिए पुरस्कार मिला और गीतांजलि श्री को 5,000 पाउंड की इनामी राशि भी मिली है, जिसे वो डेजी रैकवेल के साथ शेयर करेंगे। इस उपन्यास में 80 साल की बुजुर्ग विधवा की कहानी है, जो कि इस साल 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद अपने पति को खो देती है। इसके बाद वो गहरे अवसाद में चली जाती है और काफी जद्दोजहद के बाद वो अपने अवसाद पर काबू पाती है और विभाजन के दौरान पीछे छूटे अतीत का सामना करने के लिए पाकिस्तान जाने का फैसला करती है। राजकमल प्रकाशन ने ये प्रकाशित करते हुए रेत समाधि हिंदी की पहली ऐसी किताब बनी है जिसने न केवल अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की लॉन्ग लिस्ट और शॉर्ट लिस्ट में जगह बनाई, बल्कि गुरुवार की रात को लंदन में हुए समारोह में यह सम्मान अपने नाम दर्ज किया है। आपको बता दें कि जजों के पैनल की अध्यक्षता करने वाले अनुवादक फ्रैंक वार्डन ने बताया है कि जजों ने बहुत ही भावुक बहस के बाद बहुमत से टॉम्ब ऑफ सैंड को इस किताब को चुना है पुरस्कार के लिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यह भारत और विभाजन का एक चमकदार उपन्यास है, जिसकी मंत्रमुग्धता, करुणा और महिला और पुरुष और परिवार और राष्ट्र को कई आयाम पर ले जाती है। वार्डन ने यह भी कहा कि दर्दनाक घटनाओं का सामना करने के बावजूद ये एक असाधारण रूप से अविश्वसनीय पुस्तक है। और अब बात करते हैं अगली खबर की ओर, जहां ज्ञानव्यापी में वाजूखाने को सील किए जाने के बाद आज मस्जिद कमेटी ने नमाजियों से जुम्मे की नमाज पर सीमित संख्या में आने को कहा है। इस बीच हिंदू पक्ष ने मंदिर को नुकसान पहुंचाने के आरोप में मस्जिद कमेटी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। साथ ही ज्ञानव्यापी विवाद में अब वाराणसी की जिला अदालत में सुनवाई सोमवार को यानी 30 मई को होगी, लेकिन उससे पहले आज जुम्मे की नमाज की वजह से ज्ञानव्यापी परिसर में काफी हलचल है। जुम्मे की नमाज ऐसे वक्त में आई है जब ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में न वजू खाना खुला है और न ही इस्तिजा खाना यानी कि शौचालय। कोर्ट के आदेश के बाद से ही वजू खाना सील है, लिहाजा मस्जिद की अंजुमन इंतजामिया कमेटी की ओर से नमाजियों से अपील की गई कि वो बड़ी तादाद में नमाज के लिए आने से परहेज करें। साथ ही आपको बता दें, ज्ञानव्यापी के वजू खाने में तालाब में शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है। ऐसे में मुस्लिम पक्ष ने यह कहकर इस दावे को खारिज किया कि वह फव्वारा है। इसी विवाद पर कोर्ट ने वजूखाना सील करवा दिया और हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची ने फव्वारे के दावे पर तंज कसा और कहा कि जब 400 साल पहले बिजली नहीं थी तो फव्वारा क्या फूंक मारकर चलता था। इसी बीच इस मामले में हिंदू पक्ष की राखी सिंह और किरण सिंह के परिजन जितेंद्र सिंह बिसेन ने वाराणसी के चौक थाने में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। इस शिकायत में उन्होंने ज्ञानव्यापी में अवैध तरीके से काशी विश्वनाथ परिसर को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है।
और दुनिया में कई देश ऐसे हैं जहां पर मंकी पॉक्स के द्वारा खलबली मचा दी गई है। ये बीमारी तेजी से फैल रही है और दुनिया के 20 से अधिक देशों में ये बीमारी फैल चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक मंकी पॉक्स के लगभग 200 मामलों की पुष्टि की जा चुकी है। इनमें से 100 से अधिक संदिग्ध मामलों में मंकी पॉक्स का पता उन देशों से बाहर लगाया गया है जहां पर आमतौर पर यह फैलता है। दुनिया के कई देशों में मंकी पॉक्स के मामले बढ़ने से लोगों के बीच अब चिंता काफी बढ़ गई है। आपको ये भी बता दें कि अमेरिकी रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के 7 अमेरिकी राज्यों में मंकी पॉक्स के 9 मामलों की पहचान की गई। अधिकारियों ने गुरुवार को ही बताया है कि कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, मैसाचुसेट्स और न्यूयॉर्क, यूटा, वर्जीनिया और वाशिंगटन में ये मामले सामने आए हैं। सीडीसी के निदेशक डॉक्टर रोशेल वॉलेंस्की ने कहा है कि अमेरिका के पास अभी मंकी पॉक्स का सामना करने के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध हैं। हम दशकों से ही इस प्रकार के प्रकोप की तैयारी कर रहे हैं। तो वहीं कनाडा के स्वास्थ्य अधिकारियों ने मंकी पॉक्स के 16 मामलों की पुष्टि की। इसमें सभी क्यूबेक प्रांत में पाए गए हैं। और जम्मू कश्मीर की टीवी कलाकार अमरीन भट्ट की हत्या के बाद अब सुरक्षा बलों ने उन दोनों आतंकियों को भी ढेर कर दिया है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। बताया गया है कि दोनों ही आतंकी कश्मीर के अवंतीपोरा में मारे गए हैं और एक्ट्रेस की हत्या के बाद से ही सुरक्षा बल लगातार इन आतंकियों की तलाश में जुट गए थे और इसी के लिए सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया। हत्या के करीब 2 दिन बाद लश्कर के दोनों ही आतंकियों को मार गिराया गया है। इसके अलावा एक दूसरे एनकाउंटर में भी सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। साथ ही सुरक्षा बलों के एक आतंकियों की तलाश के लिए एक खास ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। तमाम जगहों से आतंकियों की खुफिया जानकारी ली गई और इसके बाद पता चला कि दोनों ही आतंकी अवंतीपुरा इलाके में छुपे हैं। सुरक्षा बलों ने उन्हें घेरा और उसके बाद एनकाउंटर शुरू हुआ, जहां काफी देर चले इस एनकाउंटर में दोनों आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। एनकाउंटर में मारे गए दोनों ही आतंकियों की पहचान भी हो चुकी है, जिनका नाम आफरीन आफ्ताब मलिक और शकीर अहमद बजा बताया जा रहा है। दोनों ही शोपिया के रहने वाले थे और बताया जा रहा है कि 35 साल की टीवी कलाकार अमरीन को इन आतंकियों ने उनके घर में घुसकर गोली मार दी थी। उनके साथ मौजूद उनके भांजे को भी इस दौरान गोली लगी, जिसे घायल अवस्था में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हालांकि अमरीन की हत्या के बाद उनका पूरा परिवार टूट गया है, क्योंकि उनकी कमाई से ही घर चलता था। परिवार का यह कहना है कि आतंकियों ने उनसे उनका नाम पूछा और सब कुछ उनसे छीन लिया। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है फतेहपुर से, जहां जनपद में एंटी रोमियो टीम द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि विद्यालय जा रही छात्राओं को टीम द्वारा पैम्पलेट देकर हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी जा रही है। इस दौरान छिछोरों से निपटने के लिए एंटी रोमियो टीम द्वारा लगातार सबको जागरूक किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर महिला पुलिसकर्मी मौजूद हैं जो इन छात्राओं को पैम्पलेट बांट रही हैं। साथ ही इन्हें जागरूक भी किया जा रहा है और इनके अधिकारों के बारे में भी इन्हें जानकारी दी जा रही है, ताकि जो मनचले इन्हें परेशान करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई से ये हिचके नहीं और तुरंत ही हेल्प डेस्क में फोन कर सकें और मदद की गुहार लगाई जा सके। और आगरा में एक बार फिर से हिंदी सीखने विदेशी छात्र छात्राएं केंद्रीय हिंदी संस्थान पहुंचेंगे। यहां संस्थान में विदेशी छात्रों की प्रवेश प्रक्रिया भी अब जारी है। इसी के लिए 30 मई तक आवेदन मांगे गए हैं। तो वहीं इस बारे में केंद्रीय हिंदी संस्थान निदेशक प्रोफेसर बीना शर्मा ने आवेदन से लेकर एडमिशन तक की पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी। कोरोना काल में विदेशी छात्रों की कक्षाएं ऑनलाइन संचालित हुई थी, लेकिन अब स्थिति सामान्य है, जिसके चलते एक बार फिर से केंद्रीय हिंदी संस्थान में ऑफलाइन क्लासेस लगाई जाएंगी। अभी 1.5-2 महीने से आए हैं। अभी हमारा प्रशिक्षण चल रही है, तो यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है। टीचिंग प्रैक्टिस चल रही है। कोरोना की वजह से हम 1.5 साल से घर में रुके थे, तो यहाँ के अच्छा लग रहा है। हमारा हिंदी मार्जित हो रही है। पहले हिंदी तो हम बोल लेते थे, लेकिन थोड़ा बहुत गलतियाँ निकल रही थी। यहाँ के थोड़ा चेंजेस भी होने लगा है। मैं तो यह कहना चाहूँगा कि मैं केंद्रीय हिंदी संस्थान में सबसे पहले प्रवेश लिया। लंबे अंतराल से 1.5 साल तक हम ऑनलाइन पढ़ते रहे।
अभी मौका मिला है, 2 महीने हो गए हम यहाँ आगरा आए हुए केंद्रीय हिंदी संस्थान में। हमें ऑफलाइन परीक्षाएं हमारी टीचिंग प्रैक्टिस के रूप में चल रही हैं और कक्षाएं हो रही हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ आकर सबसे पहला विश्वास और अनुभव ये हुआ कि ये मिनी इंडिया के रूप में हम इसे देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे राज्य के लोग यहाँ आए हैं, बहुत सारे लोगों की अलग अलग मातृभाषाएं हैं, लेकिन हमें एक साथ जोड़ने का काम हिंदी कर रही है। और अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। महाराजगंज में जिला प्रशासन द्वारा अपात्र राशन कार्ड धारकों की पहचान की शुरुआत कर दी गई है। इसके साथ ही अब गरीब मजदूर और वनटांगिया और अन्य पात्र लोगों के राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं। तो वहीं प्रशासन की इस पहल पर जिले में लगभग 4600 लोगों ने स्वेच्छा से अपना राशन कार्ड सरेंडर भी कर दिया। प्रशासन की इस पहल से जरूरतमंद लोगों को अब सरकार द्वारा दिए जा रहे राशन से वंचित लोगों तक अब राशन कार्ड के माध्यम से उन्हें राशन मुहैया कराया जा सकेगा। जनपद में जितने भी राशन कार्ड हैं, वो अंत्योदय के राशन कार्ड हो या पात्र गृहस्थी के, उनका जो वार्षिक रूप से सत्यापन होता है, उसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में बैठक करके इस प्रकार के लोग जो समय पे अपात्र हो जाते हैं, या तो नौकरी लग जाने के कारण, या फिर मृत्यु हो जाने के कारण, या गाड़ी 4 पहिया अगर उन्होंने खरीद ली है, या इस तरह की चीज़ें जिन कारणों से अगर अपात्र होते हैं, तो उनका चिन्हांकन करके उस सूची से उनको हटाया जाता है। और जो पात्र लोग जो छूटे हुए होते हैं, हमेशा समाज में कुछ ऐसे वंचित लोग रहते हैं जिनको कि राशन कार्ड की आवश्यकता रहती है, जैसे कि कूड़ा बीनने वाले लोग हों, या मुसहर गाँव में लोग हों, या वनटांगिया ग्राम है यहाँ पे, वहाँ पे लोग हों। तो अभी वर्तमान में वही अभियान चल रहा है और कई सारे मृतक लोग हैं, कई सारे ऐसे पात्र लोग हैं जिनको चिन्हित करके उससे सूची से हटाया गया है। कुल मिला के करीब 4600 ऐसे लोग हैं जिन्होंने पात्र गृहस्थी राशन कार्ड जिनके थे, जिन्होंने गाड़ियाँ खरीद ली थी या नौकरियाँ लग जाने के कारण उन्होंने अपने राशन कार्ड सरेंडर भी किए। और दिल्ली में निगम अपना अतिक्रमण अभियान चला रहा है और अवैध कब्जा करने वालों पर कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन बीते दिनों नारायण क्षेत्र में निगम द्वारा अतिक्रमण की कार्रवाई के बाद अब कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को मौके पर जाएगा और लोगों से मुलाकात करेगा। कांग्रेस के डेलीगेशन में प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी समेत कांग्रेस वरिष्ठ नेता अजय माकन, रमाकांत गोस्वामी, मुदित अग्रवाल और अन्य नेता भी शामिल रहेंगे। ये सभी C136 नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 पहुंचेंगे, जहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि दिल्ली में राजेंद्र नगर विधानसभा के उपचुनाव की 23 जून की घोषणा के बाद आम आदमी पार्टी ने अपना मौका परस्ती और अवसरवादी रवैया अख्तियार करते हुए नारायणा क्षेत्र में बीजेपी द्वारा बुलडोजर चलाए जाने के बाद उन लोगों की सहायता करने की घोषणा की है जिनके मकान और दुकान तोड़ दिए गए थे। उपचुनाव की घोषणा के बाद भी आम आदमी पार्टी राजेंद्र नगर की मूल क्षेत्रीय समस्याओं, पानी और सीवर पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हुए बीजेपी द्वारा बुलडोजर प्रभावितों की सहायता की बात करके झूठी सहानुभूति बटोरना चाहती है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी अगर बुलडोजर प्रभावितों को उनकी मदद करना चाहती है तो पहले सरकार ने अपने ही विभाग द्वारा बुलडोजर चलाने के बाद संगम विहार, ईस्ट लक्ष्मी मार्केट में गरीबों के मकानों को तोड़ा है। और यहां तक कि केजरीवाल ने अपनी नई दिल्ली विधानसभा में भी उजाड़ी गई झुग्गी झोपड़ियों के निवासियों की सहायता आज तक नहीं की। तो वहीं लोकसभा सचिवालय ने संपदा निदेशालय से आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ यहां केंद्र के आवास पर अनाधिकृत कब्जे के मामले में बेदखली की कार्रवाई शुरू करने को कहा है। संगरूर से लोकसभा सदस्य रहे मान को ये बंगला आवंटित किया गया था और गौरतलब है कि भगवंत मान ने पंजाब विधानसभा चुनाव में आप की जीत के बाद मार्च में संगरूर के सांसद के रूप में इस्तीफा दे दिया था और राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली थी। अब सीएम को लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिए हुए 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। तो वही संपदा अधिकारी के समक्ष अपनी याचिका में सचिवालय में कहा गया है कि मान को 17वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में उनके नियमित आवास के लिए नॉर्थ एवेन्यू में केंद्र सरकार का ड्यूप्लेक्स नंबर 33 और 153 नॉर्थ एवेन्यू आवंटित किया गया था। इसमें उन्होंने कहा कि उनके नाम पर कथित आवंटन 14 अप्रैल से प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है और सचिवालय ने कहा कि मान ने परिसर खाली नहीं किया। लोकसभा सचिवालय ने कहा है कि 13 अप्रैल के बाद से ही पूर्व सांसद का आवास पर कब्जा अनाधिकृत है और संपदा अधिकारी को भेजी गई याचिका के अनुसार इसीलिए अनुरोध किया जा रहा है कि पूर्व सांसद भगवंत मान और सभी लोगों के खिलाफ बेदखली की प्रक्रिया शुरू की जाए, साथ ही उनकी बेदखली के लिए आदेश जारी किए जाएं और इसी संबंध में पंजाब के मुख्यमंत्री के कार्यालय से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार कथित आवास अब आरएलपी अध्यक्ष और राजस्थान से सांसद हनुमान बेनीवाल को आवंटित किया गया है।
अब महाराष्ट्र में बीजेपी प्रमुख चंद्रकांत पाटिल ने एनसीपी की नेता सुप्रिया सुले पर निशाना साधते हुए विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एनसीपी नेता में काफी नाराजगी है और दरअसल महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था लागू किए बिना निकाय चुनाव कराने को लेकर बीजेपी ने बुधवार को सड़क पर जमकर प्रदर्शन किया। बीजेपी उद्धव सरकार पर आरोप लगाया गया है कि ओबीसी को आरक्षण ना मिले, इसलिए राज्य सरकार ने ये चाल चली है। इसी बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सुप्रिया सुले पर विवादित बयान देते हुए कहा कि उन्हें राजनीति छोड़ देनी चाहिए और किचन में जाना चाहिए। इसके अलावा चंद्रकांत पाटिल ने भी कहा कि आप राजनीति में क्यों हैं, आपको घर जाना चाहिए और खाना बनाइए। अब आपके घर जाने का समय आ गया है। साथ ही उनका ये बयान सुप्रिया सुले के बयानों के बाद आया है। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने एक बैठक के दौरान कहा था कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली आए और किसी से मिले। मुझे नहीं पता कि अगले 2 दिनों में अचानक क्या हुआ और उन्हें ओबीसी आरक्षण के लिए हरी झंडी मिल गई। तो वहीं बीजेपी प्रमुख की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए सुप्रिया सुले के पति सदानंद सुले ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मुझे अपनी पत्नी पर गर्व है, जो एक गृहिणी, मां और सफल राजनेता है। वो भारत की कई अन्य मेहनती और प्रतिभाशाली महिलाओं में से एक है और यह बयान सभी महिलाओं का अपमान है। अब देखना यह होगा कि सुप्रिया सुले इसका क्या जवाब देती है। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।